नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हमारी टॉपिक है पूरा लेख विद्या। इसको अंग्रेजी में पैलियोग्राफी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी कहते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है पूरा ये जो डार्क कलर में है लिखा हुआ है पूरा लेख विद्या, जिसको अंग्रेजी में पैलियोग्राफी कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पैलियोग्राफी या पूरा लेख विद्या होती क्या है। तो पढ़ते हैं। प्राचीन लेखों को पढ़ना और उनके आधार पर इतिहास का पुनर्गठन करना पूरा लेख विद्या कहलाता है। इसका मतलब है कि प्राचीन लेखों मतलब कि जैसे खुदाई में जो लिखित प्रमाण मिले वो चीज़, और जैसे कि खुदा कहीं कहीं गुफाओं में लिखे शिलालेखों पर लिखित अक्षरों में मिला। प्राचीन लेखों को पढ़ना और उनके आधार पर इतिहास का पुनर्गठन करना पूरा लेख विद्या कहलाता है। पूरा लेख विद्या के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं। पूरा लेख विद्या के अंतर्गत निम्न बातें आती हैं। ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ये ताम्र पत्तों पर लिखा हुआ प्राचीन समय का लिखित प्रमाण है, जो आज के समय में इतिहासकारों ने काफ़ी अध्ययन करके बहुत सी चीज़ें हैं जिनका मतलब इतिहासकारों ने मतलब निकाला, पढ़ना जाना कि मतलब ये चीज़ क्या चीज़ है, उसको अध्ययन किया लिखित चीज़ों पर। लेकिन प्राचीन समय में मिले हुए लेख आज भी उपलब्ध हैं, जिनको इतिहासकार अभी पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये जो कागज़ का टुकड़ा है, कागज़ का टुकड़ा जिस पर खरोष्टीय में लिखा गया है, जो 2वीं से 5वीं सदी के बीच का है, 2वीं से 5वीं सदी के बीच का है। अब ये जो पूरा लेख विद्या है इस पर अब हम कुछ चर्चा करेंगे। इसके लिए जो महत्वपूर्ण इसकी टॉपिक है, पहली टॉपिक है प्राचीन लेखों की लिपि का अध्ययन और उसके आधार पर प्राचीन तथ्यों को प्रकाशित करना। प्राचीन लेखों की लिपि का अध्ययन और उसके आधार पर प्राचीन तथ्यों को प्रकाशित करना। इसका मतलब है कि जो लिपियां मिली, लेखों की लिपि मिली, जैसे प्राचीन जब इतिहासकारों ने खुदाई किया तो उनको कागज़ों पर लिखा हुआ या कहीं भी शिलालेखों पर लिखा हुआ जो चीज़ें मिली, उस लिपियों को इतिहासकारों ने अध्ययन किया और उसके आधार पर, तथ्यों के आधार पर इतिहास की रचना की। दूसरी टॉपिक है प्राचीन लेखों की भाषा का अध्ययन। वही मैं जो अभी बोल रहा हूँ कि जो लिखित प्रमाण मिले उनके भाषा का अध्ययन किया गया। तीसरी टॉपिक है प्राचीन लेखों के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करना। यानी कि जो साक्ष्य मिले, जैसे मिले, उनको अध्ययन किया गया और उन्हीं के आधार पर इतिहासकारों ने प्राचीन की घटनाओं का विश्लेषण किया कि मतलब मौर्य साम्राज्य था तो ऐसे ऐसे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। लिखित जो प्रमाण मिले उन्हीं के आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि कैसे दो राजाओं ने लड़ी। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो सिकंदर की सेना कितनी विशाल थी। जब सिकंदर और पौरुष के बीच में युद्ध हुआ तो आज भी लिखित प्रमाण मिलते हैं कि सिकंदर की विशाल सेना को, जो पौरुष था, सिंध के साइड का, पंजाब के साइड का उसका साम्राज्य था, और वहाँ पर उसने सिकंदर की सेना को मतलब के सामने इतनी भयानक स्थिति में लड़ा था कि सिकंदर भी उसका लोहा मान, उसकी वीरता की प्रशंसा करने लगा। ये सारी चीज़ें आज लिखित
प्रमाण के रूप में हैं, जिनको इतिहासकारों ने अध्ययन किया और एक सुंदर इतिहास की रचना की। 5वीं पॉइंट है प्राचीन लिपियों के विकास की परंपरा का अन्वेषण करना। यानी कि जो लिपियां हैं, जो प्राचीन लिपियां हैं, उनके विकास की परंपरा का अन्वेषण करना। 6वें, आधुनिक लिपियों के प्राचीन स्रोत खोजना। जैसे कि आज देवनागरी लिपि है, बहुत सी लिपियां हैं, रोमन है। तो इतिहासकारों ने क्या किया कि जो वर्तमान की लिपियां हैं, इनका हमारे इतिहास से क्या जुड़ाव है, इतिहासकारों ने इसका भी स्रोत खोजना चालू किया। प्राचीन लेख सामग्री और लेखन विधियों का ज्ञान। सब जानते हैं कि जो लिखित है, जो प्राचीन समय से में का अब आज तथ्य प्राप्त हैं, उन्हीं के माध्यम से हमें पता चला कि पहले के लोग कैसे खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, और उनका रहन सहन, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, सब जो लिखित प्रमाण मिले, उन्हीं के माध्यम, उन्हीं के सहारे से इतिहासकारों ने एक सुंदर इतिहास की रचना की। भारत में पूरा लेख विद्या का प्रारंभ। अब हम बात करेंगे कि भारत में पूरा लेख विद्या का प्रारंभ कब हुआ था। ये जो आपको दिख रहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मुद्रा, जिस पर ब्राह्मी लिपि में राजा का नाम अंकित है, ये आपको दिख रहा है। ये चीज, एक मिनट, हाँ, कलर चेंज कर दूं। हाँ, आपको ये दिख रहा होगा, ये चीज जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मुद्रा है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में राजा का नाम अंकित है। नहीं, ब्राह्मी लिपि में राजा का नाम लिखा हुआ है। और ब्राह्मी लिपि कहाँ है, एक मिनट, मैं आपको ब्राह्मी लिपि दिखा रहा हूँ कहाँ है। ये है ब्राह्मी लिपि, ये है ब्राह्मी लिपि, ये है, दिखा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। भारत में पूरा लेख विद्या का प्रारंभ अशोक के लेखों के अध्ययन से प्रारंभ हुआ। यानी जो पूरा लेख विद्या का भारत में प्रारंभ हुआ, वो अशोक के लेखों के अध्ययन से प्रारंभ हुआ। अशोक के अनेक लेख चट्टानों, स्तंभों आदि पर लिखे हुए प्राप्त हुए। यानी अशोक के काल का अनेक लेख कहाँ मिले, चट्टानों पर, स्तंभों पर आदि पर लिखे प्राप्त हुए। परंतु काफी समय तक उन लेखों का अध्ययन न हो सका, क्योंकि वे लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, और ब्राह्मी लिपि का ज्ञाता वर्तमान भारत में कोई नहीं है। ब्राह्मी लिपि का ज्ञाता वर्तमान भारत में कोई भी नहीं, यानी कि जो ब्राह्मी लिपि है, इतिहासकारों ने अभी तक इसका अध्ययन नहीं किया है, यानी उसको पढ़ना अभी नहीं सीखे हैं। नहीं, आज के भारत की सारी लिपियां ब्राह्मी से व्युत्पन्न होने पर भी हमारे देश के पंडित सदियों पहले प्राचीन ब्राह्मी को भूल चुके थे। आज के भारत की सारी लिपियां ब्राह्मी से उत्पन्न होने पर भी, यानी कि यहाँ पर ये पता चलता है कि आज की जितनी भी लिपियां हैं, सब ब्राह्मी लिपियों से ही उत्पन्न हैं। हमारे देश के पंडित सदियों पहले प्राचीन ब्राह्मी को भूल चुके हैं, और जो हमारे देश के भूलने का कारण भी है, जो ज्ञाता लोग थे वो ब्राह्मी लिपि को भूल चुके हैं। भूलने का कारण यह है कि समय समय पर अनेक राजाओं ने राज किया, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, जिसके कारण एक परंपरा का अंतराल हो गया, एक संस्कृति का अंतराल हो गया। लेकिन संस्कृति एक ऐसी चीज़ है कि जो अपने आप को संजोए रखती है, लेकिन जिसके कारण आज भी प्राचीन चीज़ें मिलती हैं और प्राचीन संस्कृतियाँ भी मिलती हैं। आज इसीलिए भारत को
धर्मगुरु के नाम से जाना जाता है। मतलब भारत में हर एक धर्म के लोग रहते हैं और इसकी जो संस्कृति, इसकी विरासत है वो सबसे प्राचीन विरासत है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1356 ईस्वी में टोपरा व मेरठ के अशोक स्तंभ दिल्ली में मंगवाकर खड़े करवाए थे। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1356 ईस्वी में टोपरा व मेरठ के स्तंभ दिल्ली में मंगवाकर खड़े करवाए थे। इन स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों को पढ़ने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने पंडितों को आमंत्रण किया और उन पर जो ब्राह्मी लिपि में जो लिखी हुई थी उसको पढ़ने के लिए तुगलक ने ब्राह्मणों को बुलवाया, किंतु उस समय एक भी ऐसा पंडित नहीं मिला जो अशोक के इन ब्राह्मी लेखों को पढ़ सके। इन स्तंभों पर क्या लिखा हुआ है यह जानने के लिए अकबर भी बड़ा उत्सुक था, किंतु उस समय भी ऐसा कोई पंडित नहीं मिला जो इन लेखों को पढ़ सके। इससे स्पष्ट होता है कि पुरानी ब्राह्मी लिपि का ज्ञान भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना के पहले ही लुप्त हो गया था। यानी कि अकबर, तुगलक सबने प्रयास किया था कि ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया जा सके, लेकिन उनके काल तक कोई ऐसा ज्ञाता नहीं था जो ब्राह्मी लिपि को पढ़ सके। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों के पैर भारत में जम गए। 18वीं सदी यानी 1600 ईस्वी में भारत में अंग्रेज आए। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1607 में भारत में अंग्रेज आ गए थे। 18वीं सदी तो उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृतियों के अध्ययन की ओर भी कुछ ध्यान दिया। सर विलियम जोन्स 1746 से 1794 ईस्वी के प्रयास से एशिया के इतिहास आदि के अनुशीलन के लिए 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। तब से यूरोप के कई विद्वान भारतीय पुरातत्व के अनुशीलन में जुट गए और पुरालेखों की खोज तथा उनके अध्ययनों का काम भी शुरू किया। विलियम जोन्स के बाद चार्ल्स विल्किंस पहले विदेशी विद्वान हैं जिन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया। विल्किंस को 10वीं सदी के आसपास के कुछ लेखों के पढ़ने में सफलता मिली और उन्होंने गुप्त काल के लेखों की लगभग आधी वर्णमाला को ही पहचान लिया। जो विल्किंस थे, जो एक अंग्रेज विद्वान थे, इन्होंने भारतीय पुरातत्व को खोजने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन अशोक के अभिलेख करीब 600 साल अधिक पुराने हैं, इसलिए उन्होंने आसानी से पढ़ पाना संभव नहीं था। आरंभ में यूरोप के पुरालिपिविदों की कल्पना की थी कि अशोक के लेखों की भाषा संस्कृत है, इसलिए भी अशोक की ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन होने में कुछ देरी हुई। अंत में जेम्स प्रिंसेप, जो 1999 से 1840 ईस्वी तक इसका कार्यकाल इनका रहा, ने ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला का उद्घाटन किया। प्रिंसेप कलकत्ता की टकसाल के अधिकारी थे और एशियाटिक सोसाइटी के सेक्रेटरी भी। उन्होंने गुप्त काल की वर्णमाला को पढ़ने में भी सहयोग दिया था। अब वे अधिक पुराने लेखों को पढ़ने में जुट गए। उन्होंने कई स्थानों के शिलालेखों के छापे मंगवाए और अक्षरों को मिलाकर इनका अध्ययन करते रहे। अंत में 1837 ईस्वी में उन्होंने सांची के कुछ दान लेखों में दान शब्द के अक्षरों को पहचाना और उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मी के शेष अक्षरों को भी पहचान लिया। इस प्रकार जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि की लगभग पूरी वर्णमाला का उद्घाटन किया। यानी
ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में जो अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप थे, इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जेम्स प्रिंसेप। इस महान खोज के बाद भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। प्रिंसेप के बाद देश विदेश के अनेक विद्वानों ने पूरा लेखों का अध्ययन शुरू कर दिया। तब से ही भारत के लोगों को अपने देश की प्राचीन संस्कृतियों के बारे में यथार्थ जानकारी मिलने लगी। जब ब्राह्मी लिपि का अध्ययन अंग्रेजों ने कर दिया, तो उसके बाद इतिहासकारों ने, जो विदेशी इतिहासकार थे, इन्होंने भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं थी उनके बारे में लिखना शुरू किया। और आज हम अशोक की ब्राह्मी लिपि तथा इस लिपि से विकसित लिपियों में लिखे गए सारे लेखों को पढ़ सकते हैं। पूरा लेख विद्या का महत्व। शिलालेखों के अध्ययन से पूर्व भारत का प्राचीन इतिहास अंधकारमय था। इतिहास के विषय में जो कुछ जानकारी मिलती थी वह केवल साहित्यिक स्रोतों से मिलती थी, परंतु वह जानकारी इतनी अल्प और परस्पर विरोधी थी कि उसके आधार पर इतिहास के वास्तविक तथ्यों को जानना कठिन था। परंतु शिलालेखों के अध्ययन से नवीन ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान हुआ। यानी कि जो शिलालेख के अध्ययन थे, जब ब्रिटिश हुकूमत हमारे भारत में आई तो इन्होंने शिलालेखों के अध्ययन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसके बाद भारत के इतिहास का एक सुंदर चित्रण किया गया। जब ब्राह्मी लिपि के पढ़ने का स्रोत मिल गया, तो उसके बाद भारत का एक सुंदर चित्रण किया गया। अपने टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।